नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों आज की कहानी जगमोहन जी का भेजा हुआ है। जगमोहन जी उन दिनों टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। अपना कोई टैक्सी नहीं थी, वो दूसरे की टैक्सी पर नौकरी किया करते थे। गरीब परिवार से थे, टैक्सी ड्राइवर का काम सीख चुके थे, तो किसी तरह से उनका गुजारा भत्ता चल रहा था। लेकिन बड़ा मुश्किल से उनको इतना पैसा नहीं मिल पाता था उनकी सैलरी में, ताकि अपने परिवार को अच्छी ढंग से रख सके, अच्छी ढंग से परवरिश कर सके। शादीशुदा थे, उम्र थी लगभग 28 साल के आसपास में। लेकिन उनकी जो पत्नी है ना, गरीबी की वजह से अब उनसे झगड़ा करके अपने मैके जा बैठी थी, आने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि जगमोहन जी के ससुराल वाले जगमोहन के पक्ष में थे कि देखो बेटा, इंसान के अब ये दुख तकलीफ तो आता रहता है। कभी हम भी आज उन्हीं के कैटेगरी में थे, लेकिन हमने मेहनत किया, हमने मेहनत से काम किया, तो थोड़ा हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं। जगमोहन बहुत मेहनत करते हैं, देखना एक दिन तुम भी बड़ा खुश रहोगे उस घर में। लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, अपने माता पिता को बात को भी समझती नहीं थी। हमेशा कहती थी कि इनके घर में है क्या, इनके घर में मुझे ना टाइम से खाना मिलता है, ना सही ढंग का कपड़ा मिलता है। आपने हम लोग को तो ऐसे घर में शादी कर दिया है। अपने माँ बाप से उलझती रहती थी, ताना मारती रहती थी। आखिरकार माँ बाप को लग गया कि चलो अभी अभी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन के बाद खुद इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, इसको लगेगा कि वही घर मेरा है, और जब तक हमारे घर पर रहे हमें कोई मतलब नहीं है, जिस तरह से रहे कोई परवाह नहीं है। आखिरकार इसको एक दिन जरूर अकल आएगा और वो जगमोहन के घर चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। 6 महीने से ऊपर बीत चुका था और इधर जो जगमोहन जी थे ना, बड़ा परेशान रहते थे। पत्नी उनको छोड़ के चली गई थी, लेकिन परिवार उनका था। उनके माँ थे, पिता था, उनकी बहन थी, भाई थे, मतलब ठीक ठाक परिवार था। लेकिन कमाने वाले में से बस जगमोहन जी थे। उनको जो पिता थे उनकी तबीयत खराब चलती थी, वो भी मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन महीने में 2-4 दिन ही काम कर पाते थे और फिर उनको तबीयत बिगड़ जाती थी। इसलिए जगमोहन जी उनको मना कर देते कि नहीं, आप घर में रहिए, जब तक आप स्वस्थ ना हो जाए बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए, मैं सब कुछ देखूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब ऐसा सोचने लगे कि मैं कब तक, जगमोहन जी सोचने लगे कि मैं कब तक ऐसा ही गरीबी में रहूंगा, क्या मैं गरीबी से उबर भी पाऊंगा? तो उभरूंगा तो कैसे कैसे गरीबी को मैं पीछे छोड़ूंगा? कोई ना कोई उपाय तो हमें सोचना पड़ेगा। सोचने लगते हैं। अब उनके पास में तो इस तरह के कई, अब दिल में तमन्ना थी कि काश हमारे पास में अपनी टैक्सी होती, तो जो भी कमाता मैं अपने परिवार के लिए कमाता ना। लेकिन उनके पास कोई टैक्सी नहीं थी, ना उनके परिवार था, उनके पास में धन था। गरीब परिवार मैं पहले बता चुका हूँ। तो मन मसोच के रह जाते थे और कोई उपाय सोचता नहीं था, बड़ा दुखी रहते थे। एक रात स्टेशन पर बैठे हुए थे, सवारी का इंतजार कर रहे थे। सवारी आने में, ट्रेन आने में भी देर थी, तो वहाँ और भी टैक्सी वाले बैठे हुए थे। यही दुख चर्चा आपस में चल रहा था, एक दूसरे को बातें अपने शेयर कर रहे थे। और जगमोहन जी भी अपने जो कहानी है अब उनके बीच में शेयर कर देते हैं, अपनी तमन्ना बता देते हैं। देखो, अगर मेरे पास में खुद की अपनी टैक्सी होती तो मैं बहुत कुछ कर लेता। वहाँ पर एक बूढ़ा ड्राइवर था, कहने लगा कि ठीक है, तुम्हारे अंदर मैं जज्बा देख रहा हूँ, तुम जब भी आते हो मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम ऊर्जा से भरे हुए हो, मेहनत से पीछे नहीं हटते, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारा ये काम करवा सकता हूँ। जगमोहन जी उस बूढ़े ड्राइवर की तरफ देखने लगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तब कहते हैं, चाचा क्या मजाक कर रहे हो, गरीबों के साथ में आप भी मजाक कर रहे हो? आप जानते हो कि मेरे पास में पैसा नहीं है, तो मैं टैक्सी कहाँ से खरीद सकता हूँ? तब वो बूढ़ा ड्राइवर कहने लगा, तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं जानता हूँ एक टैक्सी को जो मेरी नज़र में है। उसका जो ड्राइवर है, मालिक है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है और वो चाहता है कोई ऐसा ड्राइवर मिल जाए जो हम जो भी कमाएं आधे आधे में बढ़ जाए। अगर तुम इस काम में इंटरेस्टेड हो तो कल तुम यहीं पर आना रेलवे स्टेशन पर, मैं तुम्हें लेके चलूँगा उसके घर पर, बातचीत करा दूंगा। अगर तुम्हें समझ में आता है तब तुम काम कर लेना, मिलने में हर्जी क्या है, एक बार उसके मालिक से मिलो, मैं भी चलूँगा और इसके बाद
जो भी तुम्हारे दिल में आए अब कर लेना। जगमोहन जी उस बूढ़े ड्राइवर की बात सुन करके मन ही मन बड़ा खुश हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? कई बार उस बूढ़े ड्राइवर से पूछते हैं कि चाचा आप मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तब वो बूढ़ा ड्राइवर कहने लगा, भाई मैं तुम्हारे दुख तकलीफ को समझता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताया हूँ। अगर तुम्हारे दिल में जचती है अपने परिवार से सलाह कर लेना, कल मेरे से मिलना दोपहर के बाद में, जब हम खाली बैठे रहेंगे और यहाँ से कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। मैं उसके घर पे ले चलूँगा। वो भी अभी बड़ा परेशान है, उसको भी 2 पैसे की आमदनी हो जाएगी और तुम्हें भी हो जाएगी। तुम्हें दूसरे की टैक्सी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी टैक्सी को अपना टैक्सी समझ करके चलाना। वो जो ड्राइवर है अब वो टैक्सी चलाना भी नहीं चाहता है। अगर तुम्हें लगता है कि वो टैक्सी खरीदना है तो थोड़े थोड़े करके पैसे उसको देते जाना। अब जगमोहन जी जो चाहते थे, उनको मन में जो विचार चल रहा था, अब वही बूढ़ा ड्राइवर बता रहा था। बड़ा खुश हो गए। कहने लगे, चाचा ये उपकार मैं कभी भूलूंगा नहीं जब ये काम आप करा दोगे। बूढ़ा ड्राइवर बस मुस्कुरा देता है, कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इंटरेस्टेड हो तो कल दोपहर में आना। इसके बाद ट्रेन आ चुकी थी, सवारी बैठ चुकी थी, सवारी लेके जा चुके थे। लेकिन रात में जब अपने घर आते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं, परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं कि ठीक है तो कह रहा बूढ़ा ड्राइवर, ये जाकर के तुम्हें मिलना चाहिए। इसके बाद जगमोहन जी बूढ़ा ड्राइवर के अनुसार अब उसके घर पहुंचते हैं, उनको लेकर के। अब वहीं से कहानी अब शुरू हो जाती है। इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ जगमोहन जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अच्छा भी लगेगा। दोस्तों मेरा नाम तो आप जान ही चुके होंगे और मैं क्या करता था वो भी आप समझ चुके थे। उस रात में बहुत खुश था। मुझे तो रात में नींद नहीं आ रही थी खुशी के मारे। परिवार वाले भी खुश थे और वो कह रहे थे कि बूढ़ा ड्राइवर कहीं मजाक तो नहीं कर रहा। तब मैं कहने लगा अपने परिवार से कि नहीं नहीं, वो मजाक कर ही नहीं सकते मेरे साथ में। वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं सब कुछ उनको बता चुका हूँ। वो मेरे साथ बिल्कुल मजाक नहीं करेंगे। कल मुझे उनके साथ में जाना है। ये टैक्सी से मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं सारी रात ऐसे ही सपना देखता रहा, जैसे वो टैक्सी मुझे बुला रही हो। कह रही है तुम हो कहाँ पर? मुझे लगता था कि जैसे लाल रंग की टैक्सी मुझे नजर आ रही हो, एक नई नवेली दुल्हन की तरह। मैं ऐसे ही रात भर उल्टे पुल्टे सपना देखता रहा। मैं देखता हूँ कि उस टैक्सी में एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है और वही टैक्सी चला रही है। ऐसे उटपटांग सपना में रात भर देखता रहा। आखिरकार सुबह जब होता है ना, मेरी आँख खुलती है। इसके बाद मैं अपने परिवार से फिर दोबारा सलाह मशवरा करने लगता हूँ। आप लोग की क्या राय है? क्या मुझे उनके पास में जाना चाहिए इस काम के लिए? तब हमारा परिवार सहमति देता है कि हाँ बेटा, ये काम तुम्हें करना चाहिए। हो सकता है कि ये काम करके हम आगे चल करके अच्छी पोजीशन में आ जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए बेटा, जरूर तुम्हें करना चाहिए। इसके बाद मैं दोपहर में रेलवे स्टेशन आता हूँ। चाचा तो नहीं थे उस टाइम में, कहीं सवारी लेके गए हुए थे। लेकिन जानता था कि अधिकांश वो सवारी टैक्सी जो चलाते थे ये रेलवे स्टेशन से ही, वो ज़रूर आएंगे। आखिरकार 1 घंटा मुझे इंतज़ार करना पड़ा और तब जा कर के टैक्सी उनकी आती है। मुझे देख के खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो फिर यहाँ बैठे क्यों हो, मेरी टैक्सी में बैठो, मैं उन्हीं के पास चलता हूँ। अगले पल हम उस कॉलोनी में आ जाते हैं जहाँ पर टैक्सी है। टैक्सी बाहर घर के गेट पर मुझे खड़ी दिखाई देती है, लेकिन गंदगी से भरी हुई है। देखने में तो टैक्सी ठीक ही ठाक लग रही थी। अंदर से मैं झांक कर देखा तो सीट वगैरह बिल्कुल नए की तरह दिखाई दे रहे थे। मतलब दमदार थी टैक्सी अंदर से, साफ सफाई नहीं थी इस टाइम में। इसके बाद एक तरह से एग्रीमेंट हमारा हो जाता है, टैक्सी मेरे हवाले हो जाती है। अब मालिक का कहना था कि देखो मेरा नाम लेकर के, मोहन जी ऐसा है कि मैं अब टैक्सी चलाना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ और काम करूँगा। जैसे आपको पैसा आता है थोड़ा थोड़ा करके मुझे किस्त में देते रहना, ना आप पर लोड पहुँचेगा, अब मेरा भी काम चलेगा। मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलने वाला हूँ, अब मैं अब टैक्सी चलाऊँगा नहीं, इससे मेरा मन भर चुका है। उस टाइम मुझे ऐसा कुछ उनके मालिक ने, टैक्सी के मालिक ने टैक्सी के बारे में कुछ बताया नहीं था। मैं तो बड़ा खुश था
कि अब तो मैं टैक्सी का मालिक बन चुका हूँ। बड़ा खुश था। आखिरकार टैक्सी की साफ सफाई करके और चाचा का बहुत धन्यवाद दे करके। टैक्सी स्टार्ट करने में थोड़ा परेशानी होती है, बैटरी वगैरह डाउन तो ज़रूर होता है, लेकिन चाचा अपनी टैक्सी का बैटरी निकाल करके और टैक्सी स्टार्ट कर देते हैं। वाकई इंजन बहुत शानदार था उसका, आराम से स्टार्ट हो जाता है। जबकि काफ़ी दिनों से टैक्सी खड़ी हुई थी, महीनों से, लेकिन स्टार्ट होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तब मुझे लगा कि एक बार सर्विस तो जरूर कराना चाहिए। काफ़ी दिनों से टैक्सी पड़ी हुई है, सर्विस करा करके ही तब मैं अगले दिन से टैक्सी चलाना शुरू करूँगा। मैं सर्विस स्टेशन पहुँचता हूँ। वहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद सब कुछ, अब जो भी मोबिल ऑयल चेंज ओवर होता है, करने के बाद मैं बहुत खुश था। चमक रही थी मेरी टैक्सी। आखिरकार मैं अपने घर ले आता हूँ। अब विधि विधान से उस टैक्सी का हमारे घर वाले पूजा करते हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ पर होता था। जब भी कोई नई या पुरानी चीज़ हमारे घर में पहली बार आती थी तो बड़ा हम सम्मान रखते थे, बड़ी सम्मान से उसका पूजा करते थे। और ऐसे ही हमारे परिवार वालों ने किया था। और उसके बाद फिर कहूँ ना कि रात भर उसी सपने में देखता रहा टैक्सी का। मैं देख रहा हूँ कि टैक्सी चला रहा हूँ, मेरी सवारी मिलती जा रही है। आखिरकार एक अंधेरी जगह पहुँचता हूँ जहाँ पर कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अचानक एक खूबसूरत लड़की आ जाती है टैक्सी के आगे। मैं घबरा कर ब्रेक मारता हूँ। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो शायद एक्सीडेंट कर देता। मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं और तब अगले पल वो मेरी पिछली सीट पर बैठी हुई दिखाई देती है और कहती है, घबरा गई हो? घबरा गए? क्या तुमने ये समझ लिया कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? अरे नहीं, मैं तो जानबूझ के तुम्हारी टैक्सी के सामने आई थी ताकि मैं तुम्हें डरा सकूं। तुम डर भी गए थे। तुम्हें डर कर देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो अगले पल जैसे मेरे बाल पकड़ करके खींच रही थी, ना जाने किस लिए। और उसी वक्त मेरे माँ मुझे जगा देती है। जगमोहन, सुबह हो गई है बेटा, थोड़ा टैक्सी की साफ सफाई कर ले, पूजा पाठ कर ले, आखिरकार तुझे निकलना भी है। वो सपना मेरा टूट चुका था। मैं एकदम माँ की तरफ देख रहा था कि माँ थोड़ी देर के बाद जगाती तो नहीं चल जाता। आखिर उस लड़की मेरे साथ में करना क्या चाहती थी? मुझे तो लगता था कि मेरे सर के बाल खींच करके मुझसे प्यार करना चाहती थी। मेरी पत्नी तो मुझे छोड़ के जा चुकी थी, आने का नाम नहीं ले रही थी। और वो पल मेरे लिए एक हसीन सपने की तरह था। खैर, अब नींद टूट चुकी थी और उसी सपने में मैं जैसे गुम हुआ पड़ा था। जल्दी जल्दी नहा धो करके अब फिर टैक्सी की साफ सफाई करके अब पूजा पाठ एक तरह से मेरी माँ ने किया था। बेटा, सावधानी से, संभल करके, जल्दीबाजी नहीं किसी काम में। अगर कोई सवारी कम पैसा भी दे ना, उससे झगड़ना मत बेटे। बहुत तरह की बातें मेरी माँ सिखा करके तब मुझे टैक्सी की विदाई करती है। जाओ बेटा, अच्छी कमाई करो। ये हमारे घर का नियम था। और फिर हम चल पड़े थे। बड़ा खुश थे उस दिन। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, गांव के बाहर निकलते हैं, पहली सवारी मुझे मिल जाती है। रोको रोको रोको। मैं रोकता हूँ तो एक छोटा सा परिवार ही था, पूरी फैमिली थी, 2 बच्चे और 2 मियाँ बीबी। रेलवे स्टेशन जाना था। अब मैं भी तो रेलवे स्टेशन जा रहा था। मतलब पहला बोहनी बहुत शानदार हुई थी और वो भी मुँह मांगे पैसे दिए थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। पहला जो कहते हैं ना, बोहनी अच्छा हो जाता है ना, तो दिन अच्छा भला गुजरता है। मैं खुश हो गया था। अब फिर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मैं चाचा की टैक्सी की तरफ देखता हूं तो चाचा की टैक्सी थी नहीं, मतलब कोई सवारी लेके गए होंगे। और ये क्या था, जैसे ही मैं खड़ा करता हूँ, सवारी उतरती है, अगली टैक्सी जो सवारी है मेरी टैक्सी में आके बैठ जाती है। मैं कहूँ ना कि मैं काफ़ी मेहनत किया था उस दिन। सवारी जो थी ना, जहाँ मैं छोड़ता था और वहाँ से नई सवारी इंतज़ार करती हुई मिलती थी। ऐसा मेरे साथ में रात तक चलता रहा था। सच कहूँ ना, इतने पैसे मेरे जेब में आ चुके थे, करारे करारे नोट। और उन पैसे को देख रहा था, अपनी प्यारी टैक्सी को देख रहा था। आज इसी की वजह से मैंने इतने पैसे कमा लिए। अब मैं टैक्सी चलाने का काम करता था किसी का, लेकिन इतनी सवारी मुझे कभी नहीं मिली थी। मैं तो तड़पता रहता था। जो मालिक था कहता था कि तुम जानबूझकर सवारी बिठाते नहीं हो, तुम ज़्यादा मेहनत करते ही नहीं हो। लेकिन मैं समझाता था
कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सवारी कोई मिले तब ना। लेकिन आज जो मैं देख रहा था, मैं आश्चर्य में भर गया था। जरूर मेरी मेहनत का रंग था। ये जो टैक्सी मेरे लिए लक्की थी, मुझे ऐसा लगा। और ऊपर से जो हमारे संस्कार थे, घर का पूजा पाठ, मुझे लगा कि माँ जो पूजा पाठ करी है उसका ही फल है। मैं कई प्रकार से सोच रहा था। रात हो चुकी थी, रात का 10 बज चुका था। अभी 2 ट्रेन आने का टाइम बाकी था। तभी चाचा का दर्शन होता है, टैक्सी लेके आती हैं। उस टाइम मेरे पास में कोई सवारी नहीं थी, ट्रेन आने का इंतजार हो रहा था। कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली थी। अभी हमारे पास में थोड़ा सा मोहलत था, वक्त था। तो चाचा जब आ जाते हैं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। चाचा कहते हैं, अरे कुछ मिठाई वगैरह तू लेके आता, चाचा को कम से कम मुंह तो मीठा करा देता। पास में कैंटीन था। मैं कहने लगा, चाचा मिठाई लेके ढोना क्या, चलो कैंटीन में जो खाना है जो पीना है आप खाओ मेरी तरफ से। चाचा बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम कैंटीन में आते हैं, चाचा के मिठाई खिलाता हूँ और जो भी खाने का इच्छा है उनका इच्छा पूरा करता हूँ। चाचा बड़ा खुश हो जाते हैं, कहते हैं बेटा इसी तरह से मेहनत कर, मैं जानता हूँ एक दिन तू टैक्सी का मालिक बनेगा, ये टैक्सी तेरे नाम पर जरूर होगी। आशीर्वाद ही तो मुझे मिला था। और चाचा का जो मैं चेहरा देख रहा था ना, बड़ा खुश नजर आ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार जब ट्रेन आ जाती है तब मुझे सवारी मिल जाती है। एक बूढ़ी औरत और उसका एक जवान बेटा, दोनों लोग। और वो जो सफ़र था बहुत दूर का था, ग्रामीण क्षेत्र का था। लेकिन मैं मेहनत से घबराता नहीं था। मुझे लगा कि वो सवारी छोड़ करके वहीं से अपने गांव की तरफ मैं निकल लूँगा। वैसा ही करता हूँ। जब आधी रात हो जाती है ना, तब मैं उसके गांव के पास पहुँचता हूँ। सवारी छोड़ने के बाद फिर मैं अपने रास्ते पर, थका भी होता था दिन भर का कड़ा मेहनत करना। ड्राइवरी इतनी आसान थोड़ी है, वो भी लगातार ड्राइवरी करना। कमर का नस ढीला पड़ जाता है, अकड़न सी हो जाती है। मैं जवान था तो मैं झेल लेता था। मैं चाचा के बारे में सोचता था कि देखो इतने साल के हो गए और कैसे चलाते होंगे, वो भी लगातार मेहनत करते हैं। वो थकते नहीं है क्या, मैं तो थक जाता हूँ लगातार ड्राइव करते करते। मैं यही सब सोचते हुए और अपना गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। बिल्कुल सुनसान ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता था, रोड था। ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना कोई ऐसा उस रोड पर कुछ मुझे घर या कोई दुकान शॉप वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। गर्मी का टाइम था, प्यास लगी हुई थी। मैं देखा हूँ बोतल को अपना, तो मैं बोतल तो पहले खाली कर चुका था। तब मुझे ध्यान आया कि आखिरकार जिस जगह पर मैं सवारी छोड़ा था वहाँ से पानी मांग करके बोतल भर लेता तो मुझे प्यास तो अब ऐसा अब करना नहीं पड़ता ना, प्यास के लिए तरसना तो नहीं पड़ता। मैं अपने आप पर गुस्सा करने लगता हूँ। जल्दीबाजी में ऐसा ही होता है। आखिरकार प्यास जब काफ़ी बढ़ जाता है और रास्ता जो थी ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ, अभी मैं हाईवे पर पहुँच नहीं पाया हूँ। क्या मैं कोई गलत रास्ता ले लिया हूँ? मुझे ऐसा कई बार लगा था। मुझे लगा कि मैं कहीं रास्ते पर भटक तो नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं जब आया था तो ऐसा माहौल मुझे दिख नहीं रहा था। भौगोलिक स्थिति थी ना वो अलग थी, लेकिन अब मैं जिस रास्ते से जा रहा था भौगोलिक स्थिति कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। अब जो मुझे कुछ जंगल झाड़ दिखाई दे रहे थे। जब मैं आया था तो खेतों खलिहानों का इलाका था, हरी भरी खेत वगैरह मुझे दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब खेत कम और जंगल झाड़ ज़्यादा दिख रहा था। मैं अपने आप को अब एक तरह से गलती मानने लगा कि मैं कहीं रास्ता तो भटक नहीं गया हूँ। मैं ध्यान करने लगा कि मैं इतना खुश था, आज इतनी अच्छी कमाई हो गई थी और ये सब सोचते सोचते कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। मैं टैक्सी रोक देता हूँ, टैक्सी से बाहर उतर जाता हूँ और इसके बाद मैं दिशा का अनुमान लगाने लगता हूँ कि आखिर मैं किधर जा रहा हूँ। और तब मैं जो देखता हूँ ना, आंखों पर यकीन नहीं होता है। जहाँ मैं अपना गाड़ी रोका था वहाँ पर एक विशाल पेड़ था। ना जाने इमली का था या नीम का था, रात में मुझे ध्यान तो नहीं आया, लेकिन देखने से इमली या नीम की तरह ही लग रहा था। उस पेड़ के तने के पास में एक बूढ़ी औरत मुझे दिखाई देती है। सफ़ेद बाल और चेहरा
डरावना सा नजर आता है। जब उस बूढ़ी औरत को देखता हूं ना, उसके हाथ में एक मटका सा था, लेकिन मैं जब चेहरा देख लेता हूं ना तो मैं डर जाता हूं। मटका देख करके मुझे पानी की याद आ जाती है। मुझे लगा कि ये मटका लेकर के यहाँ पर खड़ी है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई पानी वानी का सोर्स होगा, कोई कुआं होगा, कोई पानी पीने का सोर्स होगा। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ जाता हूँ पूछने के लिए कि चाची यहाँ पर कोई पानी का सोर्स है, कोई हैंडपम्प है, कोई कुआं है, लेकिन जैसे ही उसका शक्ल देखता हूँ ना तो मेरे होश उड़ जाते हैं। इतना डरावना चेहरा इंसान का कभी हो सकता है? और वो मुझे देखती है। अगले पल जो होता है ना उसका मैं कल्पना भी नहीं किया हुआ था कि मेरे साथ में ऐसा भी हो सकता है। वो जो मटका लिए होती है वो मेरे ऊपर में फेंक देती है। आज जैसे ही फेंकती है ना, जैसे उसमें से बहुत सारे, जैसे मधुमक्खी इस टाइप का वो सब जंतु उसमें से निकलने लगते हैं। आज सब मेरे पर टूट पड़ते हैं। मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। मैं अपने आप को बचाने लगता हूँ, उनको झटकने लगता हूँ। ये क्या तुमने किया, ये क्या किया? मैं उस बूढ़ी औरत को डांटने लगता हूँ। लेकिन अब उस जगह पर जैसे मधुमक्खियों ने मुझ पर हमला बोल दिया था। मेरे शरीर पर जैसे डंक मारती जा रही थी, ऐसा मुझे अनुमान और महसूस हो रहा था। अब मैं भाग रहा था। अपनी आंखें खोल के देखता था तो मैं टैक्सी के बिल्कुल पास आ चुका था। और उसी पल ऐसा लगा कि मधुमक्खी तो गायब हो चुकी है, लेकिन मेरा शरीर हवा में उठा हुआ है। और जब मैं नीचे देखता हूँ मुझे यकीन नहीं होता है कि वो देखने से बूढ़ी जैसी औरत मुझे हवा में भी उठा सकती है, जबकि मैं हेल्थ में बहुत अच्छा था, अच्छा खासा शरीर था मेरा, वजनी था। और अगले पल जैसे हवा में मुझे उछाल देती है। मैं धड़ाम से उस रोड के किनारे मिट्टी के ऊपर में गिरता हूँ, लेकिन तब भी चोट में लगती है। और उसके बाद मेरे कानों में एक खड़कती हुई आवाज़ सुनाई देती है, हट जाओ यहाँ से, इसको छूना भी मत, तूने बहुत कुछ कर लिया। एक औरत की आवाज़ मुझे कड़कती हुई सुनाई देती है। मैं तो ज़मीन पर गिरा हुआ था, दर्द से व्याकुल था। मेरे कमर में भी चोट लगी थी, हाथ में भी चोट लगा था। मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मुझे ये बचाने वाली औरत कौन है, कहाँ से आई है। आज जो मैं देखता हूँ आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता हूँ। बूढ़ी औरत फिर उस पेड़ के पास पहुँच चुकी थी और उसके हाथ में एक फिर मटका मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन एक औरत जो थी देखने में यंग थी और अच्छी खासी हाइट की थी, उस बूढ़ी औरत को ललकार रही थी कि तेरे में हिम्मत है ना, उस पेड़ के पास से इधर आके दिखा दे। अब वहां पर बिल्कुल शांति का माहौल था। तब तक मैं दर्द से कराहता हुआ उठ के खड़ा हो चुका था। आज जो मैं देखता हूं ना मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो औरत मेरी तरफ आती है, अब मेरे को सहारा दे करके कहती है, टैक्सी में बैठो, टैक्सी में बैठो। कौन है भाई? मैंने तो कोई सवारी भी नहीं बिठाया था। वो जबरदस्ती मुझे टैक्सी के ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है और खुद पिछली सीट पर बैठ जाती है और कहती है, यहाँ से निकल लो, मैं तुम्हें रास्ता बता रही हूँ, तुम रास्ता भटक गए हो। ये जो एरिया है ना भूत प्रेतों का है। मैं इस टैक्सी में थी और इसलिए तुम बच गए, नहीं तो तुम बचने वाले नहीं थे। टैक्सी मोड़ो। मेरी तो पहले ही बोलती बंद हो चुकी थी और ऊपर से इस औरत ने मेरी बोलती और बंद कर दी थी। आखिर ये मेरी टैक्सी में क्या कर रही थी? अगर मेरी टैक्सी में थी तो अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? कौन है ये? मेरी टैक्सी में क्यों है ये? कई सवाल थे, लेकिन इस टाइम मैं बहुत डरा हुआ था। जो औरत मुझसे कह रही थी मैं उसका आदेश का पालन कर रहा था। अपनी टैक्सी स्टार्ट करता हूँ और फिर मोड़ लेता हूँ। तब वो पीछे से मुझे आदेश देती है, सीधा चलते रहो, जब तक ना मैं बोलूँ इधर उधर मोड़ना मत। कई रास्ते तुम्हें नजर आएंगे लेकिन किसी पर मुड़ना नहीं है जब तक मैं तुम्हें ना बताऊं। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं बार बार मुड़ के देखने की कोशिश करता था और तब मुझे झिड़क देती थी, सामने देखो, पीछे मुड़ने का कोई वजह नहीं है, अभी आगे देखो, मुझे बाद में देख लेना। आखिरकार उसी का आदेश पर मैं चलता रहा। मन में बहुत सारा सवाल, बहुत सारा डर, बहुत सारा भय बैठा हुआ था। ना तो कोई भय का इलाज हो पा रहा था, ना डर का इलाज हो पा रहा था। मैं चिंता में एकदम डूबा हुआ था। आखिर वो, चलो मान लिया वो भूत प्रेत थी,
वो जो पेड़ वाली औरत थी, बूढ़ी औरत, वो भूत प्रेत है, लेकिन मेरी टैक्सी में कौन है? आइए, उस टाइम पर कैसे बाहर निकल के आ गई, इसने ही मेरी जान बचाई है। लेकिन ये है कौन? जब भी मैं पीछे देखने की कोशिश करता, वो औरत मुझे झिड़क देती, आगे देखो, आगे, पीछे नहीं दी। जब देखने होगा, वक्त होगा, मैं खुद तुम्हें दिख जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, आगे देखो। आखिरकार हाईवे का रास्ता वो बताती है कि अब यहाँ से तुम दाहिने ले लो, इसके बाद सीधे चलते रहोगे, हाईवे आ जाएगा। और हाँ, पीछे मुड़ के देखने की कोशिश मत करना, आराम से चलते रहो, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे मन में तो बहुत डर था, आखिर ये मेरी टैक्सी में कर क्या रही है? कौन है ये क्यों इस टैक्सी में है इस पल में? लेकिन मन में एक सवाल भी उठता था कि इसी की वजह से आज मैं जिंदा बचा हूँ, नहीं तो बूढ़ी औरत मुझे मारने से छोड़ी नहीं थी, वो उसका इरादा मुझे मारना ही था। अगर ये औरत आकर के मुझे टाइम पर बचाती नहीं तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं रहता। मेरे मन में उसके प्रति डर भी था और एक श्रद्धा भी था, दोनों चीज़ था। लेकिन कई बार जब मैं मुड़ के देखने लगा तो वो झिड़क देती थी, नहीं नहीं, आगे देखो। और फिर उसने मुझे चिताया भी था कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना, हाईवे आ जाएगा, उसके बाद तुम चलते रहना। जब हाईवे आ जाता है ना, तब मेरे मन में थोड़ा डर कम होता है। ट्रैफिक चलता हुआ दिखाई देता है रुक रुक करके, मैं भी अब रोड पर आ जाता हूँ। इसके बाद जब मेन हाईवे पर आ जाता हूँ ना, डर कम होता है। पलट कर देखता हूँ ना, तो मैं उछल जाता हूँ। पीछे कोई था ही नहीं, कोई औरत नहीं थी, पूरी की पूरी पिछली सीट खाली पड़ी थी। जब वही सीट पर मैं देखा था, कई बार जब मुड़ के देखा था, तो औरत बैठी हुई नजर आ रही थी। जैसे हाईवे पर चढ़ा, वो एकदम गायब हो चुकी थी। इसके बाद मैं इतना डरा हुआ था, स्पीड बढ़ा करके अपने घर पहुंच जाता हूँ। जो मधुमक्खी मुझे डंक मारे थे, कई जगह पर फोफले उठ गए थे, खुजली उठ रही थी, दर्द भी हो रहा था। अब मैं घर में आकर के पूरा किस्सा अपना माँ को, अपने पिता को, पूरे परिवार को बताता हूँ। तब कहने लगे, बेटा तुम उस तरफ क्यों गए थे रात को? तुम आसपास में टैक्सी चला लेते, आज के बाद बेटा ऐसा कभी मत करना। मेरी माँ तो बहुत डरी हुई थी। कह रही थी, बेटा ये तुम्हारी टैक्सी में कौन हो सकता है? मैं खुद हैरान था, इसके बाद मेरा परिवार भी डर गया था। लेकिन माँ मुझे समझा रही थी कि देखो बेटा, जो भी तुम्हारे टैक्सी के अंदर में है औरत जो तुम बता रहे हो, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी मित्र है। लेकिन है कौन, इस चीज़ का हमें पता करना पड़ेगा। पता करने का बस एक ही जरिया था, इस टैक्सी का मालिक। उस टैक्सी के मालिक से मुझे मिलना था। मैं जैसे भी है, रात हमारी गुजरती है। हाँ, कुछ मेरी माँ अब जो घरेलू उपचार जानती थी, वो जो डंक लगे हुए थे, उसका इलाज मुझे किया था। तब जा कर के दर्द थोड़ा कम हुआ था। मैं कुछ घंटे जरूर सो पाया था, लेकिन सुबह मेरी नींद खुल गई थी। मैं उस रहस्य को जानना चाहता था कि आखिर वो औरत कौन है जो हमारी टैक्सी में नजर आई थी। इसका एक ही बंदा था जो बता सकता था, और वो था टैक्सी का मालिक। लेकिन मैं अकेले जाना नहीं चाहता था। मैं पहले स्टेशन जाता हूँ, चाचा का इंतज़ार करता हूँ। चाचा तो कहीं गए हुए थे, जब आ जाते हैं तब मैं पूरा कहानी सुनाता हूँ। चाचा हैरानी से मेरी तरफ देखते हैं, तू मजाक तो नहीं कर रहा है? तब मैं कहने लगा, नहीं चाचा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर वो औरत उस टाइम टैक्सी में नहीं होती, अगर उसने मेरी मदद नहीं किया होता, तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बचता। उस औरत का एहसान मुझ पर है, लेकिन मेरा परिवार और मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये औरत हमारी टैक्सी में थी क्यों है ये? इसका रहने का कारण क्या है? अब मुझे डर नहीं लग रहा था उस औरत से, लेकिन मैं जानकारी जुटाना चाहता था। चाचा भी खुद हैरान थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। और कह रहे हैं कि देख बेटा, मैं इतनी दूर दूर तक देहातों में जाता हूँ अपनी टैक्सी की सवारी लेकर के, मेरे साथ में तो अभी तक कोई घटना नहीं घटी। चल, मैं चलता हूँ उस मालिक के पास में। फिर हम दोनों उसके घर पर आ जाते हैं। हम दोनों को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके मन में कोई चोर था, और वो इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ महसूस हो रहा था कि बात क्या है भाई, ये अभी लोग वापस आ गए, क्या बात है? वो चेहरे पर मैं भय जरूर देख रहा था उस मालिक के। जब
हम पूरी कहानी को बयान करते हैं ना तो और डर जाता है। तब वही बूढ़ा ड्राइवर कहते हैं, भाई तुमने धोखे में क्यों रखा, कुछ तो बताते कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, कौन है औरत, अब तुम्हारे अलावा तो कोई जानता नहीं होगा, तुम इस टैक्सी के मालिक हो, और क्या तुम्हारा जो बीमारी का हालात था उसमें इस औरत का हाथ है क्या। तब कहने लगे, नहीं नहीं, आप समझ नहीं पाए हो, उस टैक्सी में ये जो औरत को आप देखे हो ना, मैं भी एक बार देख चुका हूँ। इसके बाद मैं बहुत डर चुका था, मैं बीमार पड़ गया था डर के वजह से। अब मुझे लगा कि ये मेरा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इसने मेरा नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं इतना डरा हुआ था, मैं इतना खौफ में भर गया था। अब मुझे समझ में आया कि मेरी टैक्सी भूतिया है, मुझे ये चलाना नहीं चाहिए। तब मैं इस टैक्सी को चलाना बंद कर देता हूँ, दूसरे काम अब करने लगता हूँ, सोचने लगता हूँ कि नहीं, टैक्सी बिल्कुल नहीं चलाऊँगा, इसको बेच दूँगा। और आखिरकार कई ग्राहक आते हैं, और कई ग्राहक जब आते हैं ना, टैक्सी का सौदा भी हो जाता है। और जब वो टैक्सी लेके जाते हैं, रात में उनके साथ में ऐसी कुछ चीज़ नज़र आती है जो पिछली सीट पे एक औरत बैठी होती है, और बड़ा किसी को डरावनी दिखती है और किसी को अलग अलग रूप में दिखती है। 3 बार मैं टैक्सी बेचा था और तीनों बार टैक्सी मेरा वापस हो गई थी। आज भी मुझे लगा कि आप लोग शायद टैक्सी वापस करने के आए हो। मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो थोड़ा कमज़ोर दिल का इंसान हूँ, इसलिए मैं डर गया हूँ। ये औरत कभी भी हमारा नुकसान नहीं पहुँचाई है। आज जब ये नज़र आई ना, जब कोई सवारी नहीं था, आज इसका कोई डिमांड भी नहीं है, ना हमसे आज तक कोई चीज़ का डिमांड किया है। इतना सुनने के बाद हम दोनों, यानी बूढ़ा ड्राइवर और हम दोनों की आंखें मिल रही थी। हम आपस में आंखों से बात कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। तब बूढ़ा ड्राइवर कहते हैं, बेटा उठो, चलो हम बात को समझ लेते हैं। अकेले में लेके आते हैं बाहर रोड पर। कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें डर लग रहा है तो टैक्सी छोड़ दो, अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो मैं कहूँगा ये औरत किसी का नुकसान नहीं पहुँचाई है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये तुम्हारी रक्षा किया है। मैं तो कहता हूँ कि एक बार हिम्मत दिखाओ, जवान इंसान हो, देखो क्या पता ये तुम्हारी टैक्सी आगे चलकर तुम्हारी गरीबी दूर कर दे। ये कोई डिमांड तो नहीं मांगती है, ये औरत जरूर तुम्हारी टैक्सी में है, लेकिन तुमसे कुछ मांगी तो नहीं ना, तुम्हारी जान तो बचाई ना। तब मैं कहने लगा, हाँ चाचा बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे परिवार वाले डरे हुए हैं। तब कहते हैं, परिवार वालों को समझाना तुम्हारा काम है, बोल देना कि हमने झाड़ फूक करवा लिया, सब कुछ गायब हो चुका है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैं थोड़ा हिम्मत करता हूँ, लेकिन डर तो लगता रहता था। मैं दूर का सवारी नहीं लेता था, आसपास का रेलवे स्टेशन का आसपास का सवारी, जहाँ पर मैं जल्दी से सवारी को छोड़ूं और फिर रेलवे स्टेशन पा जाऊं। लेकिन उसके बाद वो औरत मुझे टैक्सी में कभी नहीं दिखाई दी। और एक चीज़ था, मेरी टैक्सी की सवारी मिलती जाती थी दोनों तरफ से, आमदनी मेरे कई गुना बढ़ चुकी थी। आज जब मेरी पत्नी को पता लगता है ना कि अब सब कुछ सही हो गया है, खुद की अपनी टैक्सी हो गई है, तब हमारे घर लौट भी आ जाती है। और सच कहूँ, शायद उसी औरत की वजह से ये सब हुआ था। कुछ साल में सच कहता हूँ, मैं थोड़े थोड़े करके पैसा काफ़ी लौटा दिया था। और जब मैं आखिरी किस्त देता हूँ ना, तब मेरे आंखों से आंसू निकल जाता है। मुझे लगता है कि मेरी कमाई का जरिया बढ़ाने में जो टैक्सी में बैठी हुई घोस्ट लेडी है, उसका बहुत हाथ है। वो मुझ पर मेहरबान है, लेकिन आज तक उसने कोई डिमांड नहीं रखा था कि आप मुझे कोई मिठाई खिला दीजिए, मुझे दारू दे दीजिए। जैसा मैं कभी कभी सुनता था, जो ड्राइवर दोस्तों हमें बताते थे कि ऐसे भी कहानी होता है कि कोई प्रेतात्मा किसी को पसंद आ जाती है तो उसके साथ में ऐसा ऐसा डिमांड करती है। लेकिन मेरे साथ में ऐसा कोई उसने डिमांड नहीं किया था। और उसके बाद मैंने कभी भूत प्रेत को देखा भी नहीं था। जो मेरा डर था ना, वो निकल चुका था। एक मन में साहस होती थी कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी टैक्सी में वो घोस्ट लेडी जरूर बैठी हुई है। और जब भी ऐसा मौका आएगा ना, वो मेरी सहायता करेगी, मेरा नुकसान नहीं करेगी। और उसके बाद दोस्तों, मैं उसी टैक्सी में कमाता रहा हूँ। और सब कुछ मेरे परिवार जो दुख में झेल रहा था, दुख में पड़ा हुआ था, और तब जाके हम गरीबी से बाहर निकलने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी जगमोहन जी की भेजी हुई अपनी आप बीती।
ये आप बीती आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, अपनी आप बीती है, तो मुझे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई प्ले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।